जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जीएस का सेशन पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग संविधान में संविधान सभा टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संविधान की प्रस्तावना, जो क्लास 4 होगा। चलिए इसका हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसको आत्मा बोला गया है, ये संविधान का आत्मा है, तो बोला गया है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा। कोई हिदायतुल्लाह नाम के व्यक्ति थे जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा बोले थे। ठीक है, अब देखिए प्रस्तावना से संबंधित कुछ और चीज इसमें है। जैसे अगर यहाँ पूछता है कि भारतीय संविधान का कुंजी किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का कुंजी भी प्रस्तावना को ही कहा जाता है। ठीक है, और जो भारतीय संविधान के आत्मा भीमराव अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को बताया गया है। आत्मा अगर भीमराव अंबेडकर पूछेगा, भीमराव अंबेडकर, ये किसको बोले हैं संविधान की आत्मा? संविधान की आत्मा ये किसको बताया है, तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर पूछता है कि भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है अनुच्छेद 32 को। अगर ऐसे डायरेक्ट पूछता है कि संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, तो वो प्रस्तावना को कहा गया है। प्रस्तावना में और भी चीज है, जैसे कि प्रस्तावना का संशोधन सिर्फ एक बार किया गया था, वो 1976 का जो संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया। जो संविधान निर्माता थे वो किस चीज पर विशेष ध्यान दिए, तो संविधान की प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जो संविधान निर्माता थे वो संविधान की प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिए। टोटल चीज है, आपको पूरा संविधान को जानना तो उसका मेन जो निचोड़ है वो प्रस्तावना में ही दिया गया है। आप उसके प्रस्तावना से अंदाज लगा सकते हैं कि इंडिया का संविधान कैसा बनाया गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होता है। पूछ रहा है कि जो भारत का संविधान है उसका प्रस्तावना किस चीज से शुरू होता है, तो स्टार्ट होता है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, इस चीज से स्टार्ट होता है। उसमें जो पहला वर्ड आता है वो क्या आता है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, यहाँ से स्टार्ट होता है संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरी प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितना बार किया गया है। जो पूरा प्रस्तावना है उसमें भारत जो शब्द है उसका यूज कितना बार किया गया है, तो 2 बार। भारत कितना बार यूज किया गया है, भारत शब्द, तो भारत शब्द 2 बार यूज किया गया है पूरा प्रस्तावना में। तो इसको आप याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि पूरी प्रस्तावना में भारत शब्द का यूज कितना बार किया गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस वर्ड से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। हम भारत के लोग से भारत की प्रस्तावना स्टार्ट होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। जो भारत है उसको हम लोग गणतंत्र क्यों कहते हैं, तो इसको गणतंत्र इसीलिए कहा जाता है कि जो यहाँ का राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी वंशागुणित राजा नहीं चलता है। जो होता है ना पैतृक की, अगर उसका दादा अगर उस सत्ता में है तो फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका पोता बनेगा, जैसे भी हो, तो उस तरह की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे राज्य का प्रमुख एक निर्धारित अवधि के लिए, मतलब एक निर्धारित समय के लिए इलेक्शन के द्वारा, लोगों के द्वारा वोटिंग होता है। उसके बाद कोई एक लिमिट टाइम रहता है कि आप 5 साल तक ही सत्ता में रह सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से इलेक्शन या चुनाव लड़ना होगा। अगर आपको फिर जनता लाइक करेगी तो आप फिर उस सत्ता में आ सकते हैं।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ के जो कोई भी जो शासक होता है वो एक निर्धारित एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, ठीक है, 5 साल के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है भारत एक कैसा राष्ट्र है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब धर्मनिरपेक्ष यानी कि भारत में किसी भी प्रकार के कोई भी धर्म को विशेष अलग अलग या भेदभाव से नहीं देखा जाता है, सबको एक समान, कानून की दृष्टि से सभी धर्म एक समान है। इसलिए भारत कैसा राष्ट्र है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे कोई भी धर्म को एक अलग भेदभाव के तुलना से नहीं देखा जाता है, सबको बराबर यानी कि समानता दी गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जो भी राज्य सरकार या देश सरकार है, जो भी राष्ट्र का, वो कोई भी एक विशेष धर्म को स्वीकार नहीं करता है। आपको जो धर्म मानना है आप मान सकते हैं, इसी का मतलब है धर्मनिरपेक्षता। यहाँ पे कोई रोक वगैरह नहीं है, आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपको धर्म अपनाना है, जो धर्म आपको अच्छा लगता है वो आप धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता का यही अर्थ होता है कि कोई सरकार द्वारा किसी धर्म को विशेष स्वीकार नहीं है कि हम आपको एक धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। कोई भी धर्म को जो भारत की सरकार है वो कानून की दृष्टि से सभी को एक समान देखना, कोई भी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है, सभी धर्म को एक समान देखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र यानी क्या होता है, तो जो गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशागुणित नहीं हो। वंशागुणित मतलब पैतृक पहले जो मतलब कि जैसे शासक थे, जैसे कि मुगल शासक थे, तो उन लोगों को पैतृक था, दादा है उसका परदादा, दादा, बेटा, पोता, इस तरह से उसका शासन चलता था, ठीक है। तो गणतंत्र मतलब होता है जनता का तंत्र, ठीक है। यहाँ पे जनता जिसको वोट देकर चुनाव जिताएगी वह यहाँ पे शासन करेगा। यहाँ पे वंशागुणित नहीं है कि उसका आपका जो अध्यक्ष होगा जो भी होगा वो वंशागुणित चलेगा, मतलब कि वंश के अनुसार चलेगा, पीढ़ी बाई पीढ़ी चलेगा। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वंशागुणित शासन नहीं हो, जहाँ पे लोगों का शासन हो, तो लोग जिसको वोट देकर जिताएंगे वही वहाँ पे शासन करेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वां संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया। प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोला जाता है। तो 2 शब्द था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ये 2 शब्द को 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को ऐड किया गया था। ये पहले जब ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम प्रस्तावना में ये दोनों शब्द नहीं थे। इसमें एक और शब्द भी जोड़ा गया है, अखंडता, ठीक है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द को इसमें ऐड किया गया है। ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। मिनी संविधान संशोधन एग्जाम में बहुत बार पूछता है। संशोधन 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। और जो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ, वो मात्र एक बार हुआ है। कब हुआ, तो 1976 में हुआ। और इसमें 3 नए शब्द को ऐड किया गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। जो भारत के संविधान का प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा।
एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में इंडिया को घोषित किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? जो भारत है वो एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या हुआ? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अभी जस्ट हम बताएं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे वंश के अनुसार शासक नहीं होता है, यहाँ पे जनता द्वारा चुनी जाती है, सरकार बनाया जाता है, उसके अनुसार यहाँ पे शासक नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत गणतंत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ लोगों के द्वारा चुनी गई व्यक्ति हैं सरकार चलाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं था? इसमें से कौन सा शब्द था जो भारत के प्रस्तावना में नहीं था? तो समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष भी था, प्रभु संपन्न भी था, लेकिन लोक कल्याण ये नहीं था। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा सही। जो लोक कल्याण था वो भारत के संविधान के प्रस्तावना में नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? जो कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है वो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। जो भी कमजोर वर्ग है उसको कल्याण करने के लिए कोई स्कीम या जो भी रिजर्वेशन वगैरह हो उसको देखकर उसको जो भी कमजोर वर्ग है उसको आगे बढ़ाना। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? कमजोर वर्गों को के हितों में काम करना या उसको कल्याण के लिए सोचना, स्कीम वगैरह लॉन्च करना या उसको रिजर्वेशन का लाभ देकर उसको आगे बढ़ाना, यही होता है कमजोर वर्गों का कल्याण का प्रबंध। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है भारत को एक गणराज्य रूप मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों भारत को गणराज्य क्यों माना जाता है? तो यहाँ पे राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। यहाँ पे अध्यक्ष जो भी होता है, जो भी शासक होगा उसको क्या होता है? चुनाव होता है। यहाँ पे वंशानुगत शासक नहीं चलता है। ठीक है, इसीलिए भारत को क्या माना जाता है? गणराज्य माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 बोल रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो भारत के प्रस्तावना है उसमें से जो शब्द दिया गया है उसका सही अरेंजमेंट क्या है? मतलब सबसे पहले कौन आता है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। सबसे पहले आता है सार्वभौम सत्ता संपन्न, उसके बाद फिर आता है समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद जनवादी गणतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगर आपको प्रस्तावना याद है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर देंगे कि सबसे पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 बोल रहा है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? देखिए, एक शब्द आता है सेकुलर। सेकुलर का हिंदी होता है सेकुलर, इसका हिंदी होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि कोई भी धर्म जो है वो कानून के दृष्टि से सभी धर्मों को एक समान देखना। कानून के नज़र में सभी धर्म क्या है? एक समान है। किसी को भी धर्म के आधार से भेदभाव नहीं करना, इसको क्या बोलता है? सेकुलर। तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है, यहाँ पे कोई रोक वगैरह नहीं है। तो आप अगर हिंदू है तो आप मुस्लिम धर्म क्यों नहीं मान सकते हैं, या फिर जैन, जो भी मतलब है, आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। ये इंडिया में भारत की प्रस्तावना है, उसमें सेकुलर शब्द का अर्थ यही है पंथ निरपेक्ष, जिसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 बोल रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? जो भारत के संविधान में लिखा गया है हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या निकलता है? तो बोल रहा है भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो भारत की जनता के द्वारा हुई है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जो भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया है वो भारत की जनता के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, इसको मैं कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि भारत का संविधान जो है वो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाया गया है। ये शब्द किसने बोले थे? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन क्या बोले थे? लोगों के लिए, लोगों के लिए
और लोगों के द्वारा जो चुनी गई सरकार है, इसे क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है। एग्जाम में आता है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, किसने बोले थे? तो बोले थे अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 बोलता है समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद मतलब क्या होता है? तो समाजवाद मतलब होता है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो इसका अर्थ होता है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय। तो समाज में हर एक व्यक्ति को न्याय मिल रहा है या नहीं, या किसी के पे शोषण तो नहीं हो रहा है, उसी को लगता है समाजवाद। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको हम लोग मिनी संविधान संशोधन बोलते हैं, उसमें कौन सा वर्ड को जोड़ा गया था? तो उसमें समाजवाद को जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, समाजवाद। उसमें समाजवाद जोड़ा गया था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, जिसको हम लोग मिनी संविधान संशोधन बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय संविधान का आत्मा बोला जाता है वो प्रस्तावना को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जो भारत का संविधान है उसका आत्मा किसको बोला जाता है? तो प्रस्तावना को बोला जाता है। ठीक है, फिर पूछेगा भीमराव अम्बेडकर किसको बोले हैं आत्मा? तो वो अनुच्छेद 32 को बोले हैं, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है वो क्यों? क्योंकि भारत का जो संविधान कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हम भारत के लोग शब्द से। तो भारत के प्रस्तावना का जो पहला वर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, हम भारत के लोग से संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 बोल रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? जो भारत का संविधान है उसमें कौन सी क्रांति का प्रभाव नहीं है? तो फ्रांसीसी क्रांति का भी प्रभाव है, अमेरिका की भी क्रांति का प्रभाव है, बेल्शेविक की क्रांति का भी प्रभाव है, लेकिन चीन की क्रांति जो 1912 में हुआ था इसका कोई प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चीन की क्रांति का भारत के प्रस्तावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। अमेरिका की क्रांति कब हुआ था? 1776 में। बोल्शेविक की क्रांति कब हुआ था? 1917 में। और चीन की क्रांति कब हुआ था? 1912 में। डेट भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो चीन की क्रांति का भारत की प्रस्तावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 बोलता है मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, जो मूल भारतीय संविधान है उसमें भारत क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो जो प्रस्तावना में लिखा गया है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? जो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र का आदर्श है उसको हम लोग कहाँ देखते हैं? तो हम लोग प्रस्तावना में देखते हैं। अगर इंडिया के संविधान को किसी को पूरा विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है तो बस प्रस्तावना को देखकर ही समझ जाएगा कि इंडिया के संविधान को किस तरह से बनाया गया, वो पूरा उसका निचोड़ प्रस्तावना में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, समाजवादी को भी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता को भी जोड़ा गया था, गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो गुट निरपेक्ष शब्द था उसको 1976 के जो प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में, वो नहीं था। उसमें 3 वर्ड जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसको हम लोग मिनी संविधान संशोधन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, इसमें से कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, गलत है। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सही है। जो 1976 में संशोधन हुआ था उसमें ही समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ये गलत है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो उस ऊपर जो शब्द है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ये 1976 के संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? जो भारत का संविधान था वो किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था? तो अपनाया था लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक गणतंत्र को भारत का संविधान अपनाया था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो वर्णित किया गया है उसमें लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो राजनीतिक राजतंत्र के रूप में भी स्वीकारा गया है, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में भी स्वीकारा गया है और सामाजिक राजतंत्र के रूप में भी स्वीकारा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत के लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र के रूप में स्वीकारा गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसकी निहित में है? जो भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो भारत की मेन सत्ता की सर्वोच्च सत्ता जो है वो किस में निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर ए, जनता जब चाहेगी दोस्तों सरकार को गिरा देगी और सरकार को बना देगी। ठीक है, वो पावर किसको दिया गया है? जनता को दिया गया है। इसलिए अब्राहम लिंकन बोला जो भारत का संविधान है वो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।